कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 6 मेरे बचपन के दिन। हेलो बच्चों, आज हम गद्य खंड से पाठ 6 करेंगे। तो ये जो आपका चैप्टर है ये है महादेवी वर्मा का, ये राइटर है। तो पहले इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे टाइम तक कार्य करते उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किए। सन 1987 में उनका देहांत हो गया। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी, जिनमें रेखा चित्र था और संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ ही श्रृंखला की कड़ियां, उनकी ये सारी जो है महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया है। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आजादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, इनके जो साहित्य साधना थी उनमें उन्होंने एक तो आजादी के आंदोलन की प्रेरणा से रिलेटेड अपनी रचनाएं करी हैं, और किससे, समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति जो थी उससे। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। उनके संस्मरण और रेखा चित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता और अक्षय करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल स्पष्ट है और शब्द चयन प्रभावपूर्ण चित्रात्मक है। अब ये जो चैप्टर है मेरे बचपन के दिन, इसमें महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों की स्मृति के सहारे लिखा है जब वो विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। तो अब हम ये लेसन जो है स्टार्ट करते हैं। मेरे बचपन के दिन। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। तो यहाँ पे अपने बचपन के बारे में जो भी उनकी स्मृति यानी जो भी मेमोरीज थी उनके बारे में बता रही हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मतलब कि जो पीढ़ी चल रही थी उनके परिवार की, उनके काफी बाद हुई है। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ा। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। अब वो बता रही हैं कि हमारे परिवार में कई पीढ़ियों से लड़की हुई नहीं थी, तो इसलिए क्योंकि पहले क्या होता था कि लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। तो उनके जो बाबा थे ना, वो दुर्गा पूजा करते थे। ठीक है। तो उनकी जो कुल देवी थी वो कौन थी? दुर्गा। और फिर जब वो पैदा हुई थी तो उनकी काफी खातिरदारी हुई थी। उनको अच्छे से रखा गया, क्योंकि बाकी लड़कियों जैसे उनको कुछ सहना पड़ा नहीं। ठीक है। तो परिवार में उनके जो बाबा थे वो फारसी और उर्दू जानते थे, और उनके जो पिता थे वो अंग्रेजी जानते थे। तो देखा, वो बता रही है कि हमारे पूरे परिवार में क्या था, हिंदी का कोई वातावरण ही नहीं था। मेरी माता जबलपुर में आई, जबलपुर से आई तब वो अपने साथ हिंदी लाई। ठीक है। अब उनकी माता लेकर आई जबलपुर से हिंदी, वो हिंदी में, हिंदी भाषा में इंटरेस्टेड होंगी। वो पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। उनके जो बाबा थे वो चाहते थे कि वो पढ़ी लिखी बने। ठीक है। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। वो कहती है कि मैंने पंचतंत्र भी पढ़ा हिंदी में, और संस्कृत भी पढ़ी। वो अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वो मेरे वश की नहीं थी। उर्दू फारसी वो चाहते थे उसके बाबा की वो सीखे, लेकिन वो नहीं सीख पाई। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छुपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के टाइम
पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। ठीक है। मिशन स्कूल के स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहां जाना बंद कर दिया, जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहां मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था उस समय। हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। अब क्या था, उनके जो विचार थे ना वो अलग होने लगे। ठीक है, तो उनकी जो माँ थी वो संस्कृत थोड़ी जानती थी, वो गीता पढ़ती थी, तो उनका इंटरेस्ट था उसके अंदर। पूजा पाठ के टाइम में जो वो संस्कृत बोलती थी, तो वो बैठ करके वहां पे जो महादेवी थी वो सुनती थी। तो इस वजह से उनका इंटरेस्ट भी शायद इसमें बढ़ गया होगा। फिर उसके बाद उनको मिशन स्कूल में डाला, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा, क्योंकि वहां पे जो प्रेयर्स थी वो दूसरी थी। ठीक है, तो उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया, रोने धोने लगती थी जाने के लिए। तो फिर जब उनको एक कॉलेज में डाला गया, तो वो 5वें दर्जे में वहां पर भर्ती हुई थी। और वहां का जो वातावरण था वो काफी अच्छा था, उस टाइम की वो बता रही है। तो वहां पे जो लड़कियां थी वो ईसाई भी थी, ठीक है, और हिंदू भी थी। तो लोग, उनका जो मेस था वो एक ही था, और वो बताती है कि वहां पे प्याज का कुछ नहीं बनता था। वहां छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी, मतलब एक रूम में 4 लड़कियां। उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। 7वें दर्जे में वो मुझसे 2 साल सीनियर थी। वो कविता लिखती थी, और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। अब वो कहती है कि मेरी माँ भी कविता लिखती थी और पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। अब उनकी जो माँ थी वो किसके पद गाया करती थी? मीरा के। सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी मन बोले, पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रजभाषा में लिखना शुरू किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, मतलब उनको एक्सपीरियंस था। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली, और बहुत कुछ उसमें से निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा, और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रॉसवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी। उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम तो तब हम लोग मिलाते थे। अब क्या होता था कि वो जो उनकी सीनियर थी ना, वो तो एक्सपीरियंस थी, वो अच्छे से लिख लिया करती थी। तो लेकिन जो महादेवी जी थी, जो इस चैप्टर की नरेटर है, वो छुप छुपा करके लिखती थी। लेकिन जब उन्होंने, उनकी सीनियर ने उनसे पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन वो पकड़ी गई। तो ऐसे तैसे वो दोनों दोस्त बन गए, फिर वो साथ में लिखने लगे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। अब उस टाइम पर एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, तो उसमें वो लोग अपना जो भी आर्टिकल था, जो भी वो लिखते थे ना, वो भेज दिया करते थे। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया, और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहां तहां हिंदी का भी प्रचार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे। तो क्रॉस वेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। अब क्या हो गया, धीरे धीरे वो लिखने लग गई, उनको भी थोड़ा समझ आने लग गया। तो क्या हो गया कि वो लोग और दूसरी चीजों में पार्टिसिपेट करने लगे। फिर जो उनकी जो टीचर थी, जो मैडम थी उनकी, वो भी उन्हें पार्टिसिपेट कराने के लिए ले जाया करती थी साथ में। हम कविता सुनाते थे, कभी हरिऔध जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला।
बड़ा नकाशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो ये मिला। अब वो एक दिन का इंसिडेंट उन्हें याद आता है कि उन्हें एक कवि सम्मेलन में क्या मिला था, चांदी का कटोरा। और उस टाइम उनकी जो सीनियर थी सुभद्रा, वो नहीं गई थी। सुभद्रा ने कहा कि ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे, और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मतलब जो उन्हें मिला था वो भी लेके गई हूँ उस दिन। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको ये कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती। मतलब जो बापू थे उन्होंने उनसे कहा कि क्या है, तुम ये मुझे दोगी? तो कहती हैं कि मैंने दे दिया और लौटाई। दुख हुआ कि कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है। पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। अब जो सुभद्रा थी वो कह रही थी कि भैया तुम अब दे तो आई हो, लेकिन तुम्हें खीर तो मुझे खिलानी पड़ेगी, अब तुम चाहे किसी भी तरह के कटोरे में मुझे खिलाओ। लेकिन जो महादेवी वर्मा थी उन्हें खुशी भी हो रही थी कि वो अपना कटोरा किसे देकर आई है, बापू को। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गईं। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन्निसा हमारे कमरे में आकर रही। वो कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वो मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी, और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों में मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहां एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना नहीं रहा जाता था। वाह, देसी कौवा मराठी बोली। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कौवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वो आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी तो वो बुंदेली में बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था। और हम पढ़ते हिंदी थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। ये बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। अब यहाँ पे जो महादेवी हैं वो क्या बता रही हैं कि उस टाइम पर जो वो कॉलेज में थी तो अलग अलग जगहों से लड़कियां आती थी। जैसे बुंदेलखंड की आती थी तो बुंदेली बोलती थी। अवध से कोई लड़की आती थी तो वो अवधी में बोलती थी। मतलब अलग अलग स्टेट से आई हुई अपने अपने स्टेट की जो भाषा थी वो बोलती थी। लेकिन जो मतलब कोई भी ऐसा ना, मतलब ये नहीं था कि डिफरेंस नहीं था कि हाँ भाई तुम तो हमारे उसके, हमारी जाति के, हमारे उसके, वो हो ही नहीं। कोई जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था। एक साथ खाना खाती थी, एक मेस में खाती थी, ठीक है, और पढ़ती भी एक साथ थी। और लेकिन हिंदी उर्दू पढ़ती थी, लेकिन बोलती जब आपस में बोलती थी तो अपनी भाषा में बोलती थी। ठीक है, प्रार्थना करती थी तो एक ही प्रार्थना करती थी। कोई द्वेष क्लेश नहीं था कि दूसरी जगह से हो या फलाना चीज। ठीक है, एक दूसरे का काम भी कर दिया करती थी। तो वो बताने कि उस टाइम पे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं था। ठीक है, कोई सांप्रदायिकता नहीं थी। आगे वो कहती हैं कि जब मैं विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं और तब तक वो चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहां जवारा के नवाब रहते थे। मतलब वो मोमडन थे, मुसलमान थे, उनकी नवाबी छिन गई थी। वो बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे, और उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहां मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था,
और वो यहाँ पे क्या बता रही हैं कि जिस जगह पर वो लोग रहते थे ना, उनके बचपन के टाइम में, तो वहां पर एक नवाब साहब भी रहते थे। उनकी नवाबी जो थी वो छिन गई थी उस टाइम पे। तो वो एक बंगले में रहते थे, और वो कह मतलब आपस में उन लोगों का अच्छा मेल जोल था, क्योंकि ये जो लेखिका है वो तो हिंदू थी, हिंदू परिवार से, लेकिन जो उनके पड़ोसी थे या जो उनके वहां पर रहते थे वो मुसलमान थे। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जाति धर्म को लेकर के उस टाइम पर ऐसा कोई भेदभाव नहीं था, कोई झगड़े कलेश नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो जो बेगम साहिबा थी वो क्या कहती थी लेखिका को कि तुम हमें ताई बुलाओ। तो जो लेखिका थी वो बेगम साहिबा को ताई बुलाती थी, और जो बेगम साहिबा के बच्चे थे वो लेखिका की माँ को क्या कहते थे, चची जान। जो जन्मदिन थे, खाना पीना था, वो सब एक दूसरे के यहाँ उनका चलता रहता था। उसको राखी बांधने के लिए वो कहती थी। अब वो क्या कह रही हैं कि उनका जो एक लड़का था बेगम साहिबा का, वो लेखिका से उनको राखी बांधने के लिए भी कहती थी। बहनों को राखी बांधनी चाहिए, राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी कि राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी, भाई भूखा बैठा है राखी बांधने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे, मतलब उनको रिटर्न में जो गिफ्ट मिलता था उनके बारे में बता रही है। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ, वहां वहां तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेग ठीक करके रखी, मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई, हमारी माँ को वो दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। अब क्या हुआ था कि वो राखी बांधने के लिए लेखिका को अपने बेटे से कहती थी, है ना। तो कहती थी कि भाई को जो है वो कुछ खाना पीना नहीं चाहिए जब तक बहन राखी ना बांध जाए। फिर वो हमें बुलाया करती थी राखी बांधने के लिए, और रिटर्न में हमको जो लहरिये है, जो भी गिफ्ट है वो मिलते थे। फिर मुहर्रम का टाइम आया, वो कहती हैं कि मुहर्रम के टाइम पे उनके वहां पर हरे रंग के कपड़े बनते थे, तो साथ ही साथ वो हमारे लिए भी हरे रंग के कपड़े बनाती थी। फिर देखते ही देखते उनके लेखिका के घर में भी उनका भाई हुआ। तो जो नवाब साहिबा थी वो क्या कहती थी कि देवर, है ना, मतलब लेखिका के पिताजी को क्या कहती थी कि देवर जिसे कहो कि वो हमें नेक दे। तो उनके भाई का उन्होंने नेक लिया, और साथ ही उसके लिए भी अच्छे कपड़े बनाए, खुद बना करके उनको दिए, उनका नाम भी रखा, उसका क्या रखा, मनमोहन। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। अब क्या हो गया कि जो उनके भाई थे, है ना, मनमोहन जिनका नाम रखा, वो बाद में क्या बन गए, प्रोफेसर, जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। और वो गोरख यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। ठीक है, तो उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी, यूं अपने घर में भी अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वो सपना ही था। आज वो सपना खो गया। शायद वो सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। तो यहाँ पर जो लेखिका है वो हमें सिर्फ यही, इस लेसन से उन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि पहले का जो टाइम था, कि पहले मतलब लोगों में इतना भेदभाव नहीं हुआ करता था कि हाँ, जात पात को लेकर ये हिंदू है मुसलमान है, वो इस धर्म के हैं, वो ये पूजा करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था पहले के टाइम में। ठीक है, तो वो क्या करते थे कि एक साथ ही मिलजुल कर रहा करते थे, और जिसके उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, राइट। तो या वो कहती हैं कि पहले का टाइम और अब के टाइम में कितना ज्यादा अंतर है। वो अब इस मतलब उस पहले टाइम को सोचती हैं, अपनी उन मेमोरीज को, तो कहती है कि वो जो टाइम था ना वो शायद कोई सपना ही था, क्योंकि अगर आज वैसा होता सच में, तो जो हमारा भारत है उसकी जो कथा है, उसका उसकी जो एक रूप है ना, वो कुछ और ही होता। Do like, share, and subscribe and keep watching. Thank you.